बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 11 थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ पॉलीमर्स। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रा करेंगे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये कर्व जो हैं वो कैसे बनती हैं और उससे हम क्या मालूमात ले सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स आर स्पेसिफाइड विद मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। आमतौर पे ये तीन, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा और पैरामीटर्स भी हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हम फाइंड करते हैं, लेकिन इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में तीन मेन पैरामीटर्स हैं जो हम फाइंड करते हैं। एक तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इलास्टिक मॉडुलस है, यील्ड स्ट्रेंथ है। ये एक पैरामीटर्स होता है जहाँ पर इलास्टिक रीजन ख़त्म होता है, तो जहाँ पर इलास्टिक रीजन ख़त्म होता है और फिर प्लास्टिक रीजन शुरू होता है, तो इलास्टिक रीजन की जो मैक्सिमम टेंसाइल की वैल्यू है उसको हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। और उसके बाद आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम फाइंड करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को भी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, और फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुंचने से पहले जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको भी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर्स हैं जिनको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में यही तीन पैरामीटर्स हैं: मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। फॉर मैनी पॉलीमर मटेरियल्स द सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ यूज्ड टू कैरेक्टराइज सम ऑफ दीज मैकेनिकल पैरामीटर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ले लेते हैं किसी भी मटेरियल की, तो फिर ये ऊपर वाले जो पैरामीटर्स हैं ये हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार पैरामीटर्स हैं जो हम फाइंड कर सकेंगे। तो बेसिक इम्पॉर्टेंट जो कर्व है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। द मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर्स आर हाईली सेंसिटिव टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट के ऊपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं। इसके अलावा ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। लो टेम्परेचर पे और बिहेवियर होगा, हायर टेम्परेचर पे और बिहेवियर होगा, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर पॉलीमर का बिहेवियर और होगा, लोअर टेम्परेचर पे और होगा, हायर टेम्परेचर पे और होगा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हैं और स्ट्रेन रेट डिपेंडेंट भी हैं। और इसके अलावा केमिकल नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट की केमिकल नेचर कि कौन सा इन्वायरमेंट है। आप वाटर के अंदर प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर रहे हैं, ऑक्सीजन वाली इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं, या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पॉलीमर्स की डिपेंड करती हैं, और इसमें स्ट्रेन रेट आ गया, टेम्परेचर आ गया, केमिकल नेचर आ गया, और इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ द मटीरियल, प्रेजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, वाटर, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक है, या फिर कोई वैक्यूम के अंदर आप कर रहे हैं, लो प्रेशर के ऊपर कर रहे हैं, हाई प्रेशर के ऊपर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है मेजर कर रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स। तो फिगर में आप देख सकते हैं तीन तरह के मटेरियल्स हैं। एक ए मटेरियल है, एक बी मटेरियल है और एक सी मटेरियल है। तीन तरह के मटेरियल हैं। एक तो ब्रिटल पॉलीमर होगा जिसे कर्व ए के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, एक प्लास्टिक मटेरियल होगा जिसे बी के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, और एक इलास्टोमर्स होंगे जिसे सी के साथ रिप्रेजेंट किया गया। तो तीन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स बनी हुई हैं फिगर के अंदर, और तीन मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं तो जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफरेंट तरह की बनी है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर आर फाउंड फॉर पॉलीमेरिक मटेरियल। जी पॉलीमेरिक मटेरियल्स की बात हो रही है कि पॉलीमर्स में ही कुछ ब्रिटल पॉलीमर होंगे, और अगर ब्रिटल पॉलीमर होंगे तो ये देखें ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ये कर्व एक साथ दिखाइए, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जहाँ पर हुक्स लॉ ओबे करेगा, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और फिर उसके बाद जैसे ही उसका इलास्टिक रीजन ख़त्म होगा पॉलीमर ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुँच जाएगा। इसके अंदर कोई भी प्लास्टिक रीजन नहीं है, सिर्फ इलास्टिक रीजन है। जहाँ हम स्ट्रेस को ख़त्म कर देंगे स्ट्रेन भी ख़त्म हो जाएगी, स्ट्रेस को कम कर देंगे स्ट्रेन कम हो जाएगी, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगी, और ये एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इसके अंदर प्लास्टिक
रीजन नहीं है, सारा का सारा इलास्टिक रीजन ही है, और इलास्टिक रीजन के बाद ये फॉरन फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो रीच कर जाता है। कर्व ए इलस्ट्रेट द स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ब्रिटल पॉलीमर विच फ्रैक्चर्स वाइल डिफॉर्मिंग इलास्टिकली। आपने इसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन की है, ये सारी जो स्ट्रेट लाइन की डिफॉर्मेशन है ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है जिसके अंदर हुक्स लॉ ओबे करेगा, और इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद ये जो लास्ट पॉइंट पहुंचा है इसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ये वाली जो वैल्यू होगी ये 60 के करीब, ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो ये होगी, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी यही होगी, 60 मेगा पास्कल यही होगी। तो ऐसे मटेरियल्स जो इलास्टिक रीजन के बाद फॉरन फ्रैक्चर पॉइंट को पहुंच जाते हैं ये मटेरियल्स होंगे ब्रिटल पॉलीमर। दूसरी कर्व दिखाई गई है बी पॉलीमर, और ये ख़ास सिर्फ एक ही टेम्परेचर के ऊपर ये कर्व्स ली गई हैं, तीनों कर्व्स, इसमें टेम्परेचर को वेरी नहीं किया गया। कर्व बी है जो दिखाई जा रही है इज़ ए सिमिलर टू दैट फॉर मैनी मेटालिक मटीरियल्स। तो कर्व बी मेटालिक मटीरियल की भी तकरीबन इसी तरह होती है, थोड़ी सी चेंज शेप डिफरेंट होगी, लेकिन मेटालिक मटीरियल की भी इसी तरह ही होगी जो डक्टाइल मटीरियल्स हैं। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर पॉलीमर्स को मेटल के साथ वो कंपेयर कर रहा है, पॉलीमर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल की प्रॉपर्टीज़ के साथ वो कंपेयर कर रहा है पूरे लेक्चर के दौरान। कर्व बी इज सिमिलर टू दैट फॉर मैनी मेटालिक मटीरियल्स, बिल्कुल मेटालिक मटीरियल की तरह ही है, लेकिन ये इस तरह नहीं होगी, इसकी कर्व थोड़ी सी डिफरेंट होगी, मैं आगे जाके दिखाता हूँ। द इनिशियल डिफॉर्मेशन इज़ इलास्टिक, ये जो इनिशियल डिफॉर्मेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी डिफॉर्मेशन इलास्टिक है, विच इज़ फॉलोड बाई यील्डिंग। उसके बाद ये यील्डिंग आ गई, ये देखें ये यील्डिंग, और इसमें ये एक अपर यील्डिंग है और एक इसके अंदर लोअर यील्डिंग है, ये अपर आ गई, यील्डिंग आ गई, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, उसके बाद यील्डिंग आ गई, एंड ए रीजन ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये सारा जो रीजन है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के ऊपर ये पॉइंट एक्स आ रहा है, और एक्स पॉइंट है ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट है, यहाँ पे पॉलीमर फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरी कर्व आ गई, और डिफॉर्मेशन डिस्प्लेड बाय कर्व सी इज़ टोटली इलास्टिक, ये टोटली इलास्टिक है, ये वाली पहली ब्रिटल है, ब्रिटल मटेरियल की है, ब्रिटल पॉलीमर की है, दूसरी प्लास्टिक पॉलीमर की है, और तीसरी इलास्टिक पॉलीमर की है। दिस इज़ रबर लाइक मटेरियल, and this rubber like elasticity which is large recoverable strain produced at low stress levels is displaced by a class of polymers termed as elastomers। ये elastomers की हैं, ये पॉलीमर की एक क्लास है जिसे हम कहते हैं इलास्टोमर्स, और जिनका जो बिहेवियर है वो इलास्टिक बिहेवियर होता है। तो इलास्टिक बिहेवियर वाले पॉलीमर की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगी वो इस तरह बनेगी, ये देखें आप ये सारी, और फिर उसके बाद ये एक्स पॉइंट पर पहुंच के फ्रैक्चर पॉइंट को पहुंच जाएगी। तो इलास्टिक है, ये पूरा का पूरा इलास्टिक है, इसके अंदर प्लास्टिक रीजन नहीं है। प्लास्टिक रीजन का मतलब ये है कि प्लास्टिक रीजन को जहाँ पर छोड़ दिया जाए, मसलन यहाँ से इसका प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन को यहाँ पे अगर स्ट्रेस को हटा दिया जाए तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है आप देखेंगे वो चेंज हो जाएगी, वो पहले जितनी रहेगी नहीं रहेगी। अगर आप इतनी प्लास्टिक रीजन में अगर आप इतनी स्ट्रेस लगा के छोड़ देंगे तो फिर वो दोबारा ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में नहीं आएगी, बल्कि उसकी एक नई लेंथ हो जाएगी, तो इसके जो डायमेंशन हैं वो चेंज हो जाएगी, और दोबारा इसका जो सेट है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन ये जो सी कर्व है, सी कर्व इलास्टिक है, और इसको जहाँ से भी छोड़ दिया जाएगा ये वापस उन्हीं पाथ को रिट्रेस करती हुई ओरिजिनल शेप एंड साइज़ के अंदर वापस आ जाती है। तो दिस लार्ज रिकवरेबल स्ट्रेन, ये रिकवरेबल स्ट्रेन है, जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं मटेरियल को उतनी ही एनर्जी आप वापस ले लेंगे, रिकवरेबल स्ट्रेन है एट लो स्ट्रेसेस इज बेस्ड बाय ए क्लास ऑफ पॉलीमर टर्म्ड एज इलास्टोमर्स। तो तीन तरह के पॉलीमर्स दिखाए गए हैं, एक तो ब्रिटल हैं बिल्कुल ही, और ये ग्लास टाइप हैं, ग्लासी हैं, और दूसरे प्लास्टिक हैं जिसमें इलास्टिक रीजन भी मौजूद है और प्लास्टिक रीजन भी मौजूद है, और तीसरा इलास्टोमर्स हैं जिनका इलास्टिक बिहेवियर है और इसमें प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, यानी जिस पॉइंट पर आप स्ट्रेस को ख़त्म कर देंगे ये दोबारा ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में वापस आ जाएगी, और ऐसे पॉलीमर्स को हम कहेंगे इलास्टोमर्स।
और ये बी कर्व है और इसको दोबारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ये जिसमें प्लास्टिक रीजन भी है। फॉर प्लास्टिक पॉलीमर्स कर्व बी shown in this figure, the yield point is taken as the maximum on the curve which occur just beyond the termination of linear elastic region। ये कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस स्ट्रेस एक्सिस के ऊपर, इसे हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ और इसे सिग्मा वाई के साथ डिनोट किया गया है। ये जो पॉइंट है ये अपर यील्ड पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट है इसका ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये इसका अपर यील्ड पॉइंट है। उसके बाद ये देखेंगे तकरीबन कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं, स्ट्रेस की वैल्यूज़ कांस्टेंट आ रही हैं। ये सारा प्लास्टिक रीजन है और ये कहता है कि इलास्टिक रीजन जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है वहाँ पर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और फिर दूसरी वैल्यू उसने कहा जी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस एट विच द फ्रैक्चर अकर, जहाँ पर फ्रैक्चर होना है, जहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट अकर होना है, वहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है, वहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में बी ग्रेटर दैन और लेस दैन द यील्ड स्ट्रेंथ। इस केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा है और यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम है, लेकिन ऐसा भी होगा कि यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होगी। इस तरह की भी कर्व आप देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ में बी ग्रेटर दैन और लेस दैन द यील्ड स्ट्रेंथ। फॉर दीज प्लास्टिक पॉलीमर स्ट्रेंथ इज़ नॉर्मली टेकन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ही होती है, यील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती। जब हम कहते हैं कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही होती है। यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया है और इस टेबल में डिफरेंट पॉलीमर्स हैं। पॉलीएथिलीन है और लो डेंसिटी, पॉलीएथिलीन हाई डेंसिटी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये सारे डिफरेंट पॉलीमर्स दिए हुए हैं नायलॉन तक। और यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है और टेंसाइल मॉडुलस दिया हुआ है गीगापास्कल के अंदर, टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है मेगापास्कल के अंदर, यील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है मेगापास्कल के अंदर, और दूसरे यूनिट भी हैं KSI के भी। और इलोंगेशन एट ब्रेक। इलोंगेशन एट ब्रेक का मतलब है कि उसमें इलास्टिक उसको खींचने से वो कितना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो सकती है, ये है इलोंगेशन एट ब्रेक। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पहले फिगर के अंदर कि यहाँ पर ए की जो इलोंगेशन एट ब्रेक है ये बहुत ही कम है। बी कर्व की इलोंगेशन एट ब्रेक यहाँ पर उसकी वैल्यू 4 तक आ रही है, ज़्यादा आ रही है, और सी की इलोंगेशन एट ब्रेक और ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा उसके अंदर वो आप उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर इलोंगेशन एट ब्रेक की वैल्यू होगी। और पॉलीमर वर्सेस मेटल्स और पॉलीमर का यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है। किसी न किसी चीज़ के साथ तो पॉलीमर्स को कंपेयर करना है ना, या तो मेटल के साथ करेंगे, नॉन मेटल के साथ कर लें, कार्बन के साथ कर लें, किसी मटेरियल के साथ कोई रेफरेंस मटेरियल लेना पड़ेगा। तो इन्होंने रेफरेंस किसको लिया है? मेटल्स को दिया। तो मेटल के साथ पॉलीमर का कंपैरिजन हो रहा है। इन मैनी रिस्पेक्ट पॉलीमर्स आर मैकेनिकली डिसिमिलर टू मेटल्स। पॉलीमर्स मेटल से डिसिमिलर हैं बहुत सारे एस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल द मॉडुलस ऑफ हाईली इलास्टिक पॉलीमेरिक मटेरियल मे बी एज लो एज 7 मेगापास्कल। इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू 7 मेगापास्कल है इन केस ऑफ पॉलीमर्स, बट इट मे रन एज हाई एज 4 गीगापास्कल। यानी ये कह रहा है कि 7 मेगापास्कल से लेके 4 गीगापास्कल तक इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू है। फॉर सम वेरी स्टिफ पॉलीमर्स, ठीक है, सॉफ्ट पॉलीमर की वैल्यू जो है 4 मेगापास्कल है और स्टिफ पॉलीमर्स की वैल्यू 4 गीगापास्कल है। सॉफ्ट पॉलीमर की वैल्यू 7 मेगापास्कल है और हाई स्टिफ पॉलीमर्स में इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू 4 गीगापास्कल तक है। Modulus values for metals are much larger and range between
48 to 410 गीगा पास्कल। तो इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 4 की आ रही है। ये प्योर पॉलीमर की बात हो रही है, नेक पॉलीमर, जिसमें सिर्फ पॉलीमर, प्योर पॉलीमर है, इसके अंदर कोई नैनो पार्टिकल्स या कोई कंपोजिट नहीं है, सिर्फ पॉलीमर्स की बात हो रही है, प्योर पॉलीमर्स की बात हो रही है। तो पॉलीमर्स में मैक्सिमम टेंजाइल, मैक्सिमम इलास्टिक मॉडुलस 4 गीगा पास्कल तक है, और मेटल्स के अंदर इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू 48 to 410 गीगा पास्कल तक है। मैक्सिमम टेंजाइल स्ट्रेंथ फॉर पॉलीमर्स आर अबाउट 100 मेगा पास्कल। टेंजाइल स्ट्रेंथ पॉलीमर्स की ज़्यादा 100 मेगा पास्कल है, वेयर एज फॉर सम मेटल अलॉयज आर 4100 मेगा पास्कल। Metals rarely elongate plastically to more than 100%. मेटल 100% तक से ज़्यादा elongate नहीं कर सकते। Some highly elastic polymers may experience elongation to greater than 1000%. पॉलीमर 1000% तक elongate हो सकते हैं, जबकि मेटल्स मैक्सिमम 100% तक elongate हो सकते हैं। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पॉलीमर्स और मेटल्स आपस में बिल्कुल डिसिमिलर हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी मिलती ही नहीं आपस में। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन ए पॉलीमर कर्व। एक पॉलीमर कर्व ली है PMMA। तो PMM पॉली मिथाइल मैथाक्रिलेट एक पॉलीमर है जो कंडक्टिव पॉलीमर है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर को वेरी किया गया है 4 डिग्री सेल्सियस पे। आप देख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर PMMA की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ये ब्रिटल है, बिल्कुल ब्रिटल है। और टेम्परेचर 20 कर दिया जाए, 20 डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो उसमें इलोंगेशन अब काफ़ी ज़्यादा आ गई है, उसकी निस्बत ज़्यादा इलोंगेशन है। 30 पे इलोंगेशन और बढ़ गई, 40 पे और बढ़ गई, और 50 पर आप देख सकते हैं कि इसकी इलोंगेशन एट ब्रेक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और 60 पर तो इलोंगेशन एट ब्रेक बहुत ज़्यादा है। 60 पर प्लास्टिक रीजन इसमें बहुत ज़्यादा आ गया है, 50 में प्लास्टिक रीजन और कम हो गया, 40 में और कम हो गया, 30 में और कम हो गया, 20 में और कम हो गया, और 4 डिग्री के ऊपर तो ये टोटली ब्रिटल है, प्लास्टिक रीजन है ही नहीं। तो जैसे ही आपने डिफॉर्म किया, स्ट्रेस स्ट्रेन लिमिट उसने क्रॉस की, फ़ौरन फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स आर मच मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशंस नियर द रूम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं पॉलीमर्स की, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कंसिडर द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ PMMA एट सेवरल टेम्परेचर्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने दिखाया, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर प्रोड्यूसेस, क्या होता है, इन टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, डिक्रीज़ इन इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस डिक्रीज़ हो गया। जो इलास्टिक मॉडुलस है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। आप रेशो लेंगे तो इसकी जो हुक्स लॉ में जो कांस्टेंट आप लेते हैं वो जो कांस्टेंट है वो इलास्टिक मॉडुलस है। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं इसी तरह इसका जो इलास्टिक मॉडुलस है वो कम होता जाता है। रिडक्शन इन टेंजाइल स्ट्रेंथ, टेंजाइल स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं रिड्यूस हो गया। इसमें टेंजाइल स्ट्रेंथ देखें 80 से ज़्यादा है, इसमें टेंजाइल स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं 50-52 है। इसमें देखें टेंजाइल स्ट्रेंथ 50 से लेस है, और 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कहीं 38-37 है, और यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप देख सकते हैं कहीं 18 है, 18 मेगा पास्कल है। और यहाँ पर आ जाएँ 60 डिग्री के ऊपर आप देख सकते हैं कहीं पर 15 ही है, तकरीबन 15 मेगा पास्कल। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इसी तरह टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो रही है। इन्हांसमेंट ऑफ डक्टाइलिटी, तो डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी जो हैं वो बढ़ रही हैं, ये डक्टाइल हो रहे हैं, इसके अंदर प्लास्टिक रीजन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो 3 तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इलास्टिक मॉडुलस कम हो जाएगा, और टेंजाइल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, और जबकि इसकी डक्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। एट 4 डिग्री सेल्सियस द मटीरियल इज़ टोटली ब्रिटल, जिससे मैंने आपको बताया 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यही PMMA जो है वो टोटली ब्रिटल है। वेयर एज देयर इज़ कंसिडरेबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट बोथ 50 एंड 60, 50 और 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काफ़ी इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मौजूद है। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स, और फिर द influence of strain rate on the mechanical behavior may be important.
स्ट्रेन रेट का भी बिहेवियर जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आता है। एक जो इफ़ेक्ट है वो टेम्परेचर का है और दूसरा जो इफ़ेक्ट है वो है जी स्ट्रेन रेट का। स्ट्रेन रेट का बिहेवियर उसी तरह ही है जैसे टेम्परेचर का है। स्ट्रेन रेट को डिक्रीज़ करेंगे तो उसका बिहेवियर उसी तरह होगा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डक्टिलिटी बढ़ रही है और स्ट्रेन रेट डिक्रीज़ करने से भी डक्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रेन रेट जो है वही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो स्ट्रेन रेट के साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है। इन जनरल डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी स्ट्रेन रेट को डिक्रीज़ कर दें। स्ट्रेन रेट क्या होता है कि आप स्लोली उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें, स्लोली स्ट्रेस अप्लाई करें, ये स्ट्रेन रेट का है। स्ट्रेन रेट डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। इन जनरल डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हैज़ सेम इफेक्ट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व एज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज़ द मटीरियल बिकम सॉफ्टर एंड मोर डक्टाइल। जैसे ही आप स्ट्रेन रेट को आप डिक्रीज़ करेंगे मटीरियल सॉफ्टर हो जाएगा और ज़्यादा डक्टाइल हो जाएगा। यानी स्ट्रेन रेट को आप जैसे डिक्रीज़ करेंगे इसका बिहेवियर वैसे ही होगा जैसे इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर भी डक्टिलिटी बढ़ रही है और डिक्रीजिंग स्ट्रेन रेट के साथ भी डक्टिलिटी बढ़ रही है।